नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और बचाव अभियान जारी है। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि 2 लोग अभी भी ट्रेन में फंसे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालगाड़ी खड़ी थी और पैसेंजर ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मारी। हादसे की तस्वीरों में ट्रेन का अगला हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा दिखा। मौके पर भारी तनाव बना हुआ है। रेलवे ने राहत और बचाव के लिए टीमें भेजी हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यह हादसा हाल के महीनों में रेलवे से जुड़ी कई दुखद घटनाओं की एक और कड़ी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 नवंबर को घोषणा की कि राज्य की नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव आगामी 2 दिसंबर को कराए जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से होगा। इन चुनावों में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में कुल 6,559 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। लगभग 1.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और 13,355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर, जांच 18 नवंबर को और नामांकन वापस लेने की तिथि 21 नवंबर तय की गई है। मतदान 31 अक्टूबर की वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। हालांकि 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं की गई है। बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी उनके क्षेत्र महुआ में गए हैं तो वे भी उनके क्षेत्र राघोपुर जाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने हाल ही में महुआ की एक सभा में कहा था कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता और लोगों से पार्टी के चिन्ह पर वोट देने की अपील की थी। इसके जवाब में तेज प्रताप ने राघोपुर में रैली कर अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार के लिए समर्थन मांगा। बता दें कि महुआ से तेज प्रताप चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी ने इस सीट पर मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अमेरिका में पेश किए गए हायर एक्ट यानी हॉल्ट इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि अगर यह कानून लागू हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी सीनेटर बर्नी मोरेनो ने यह विधेयक 6 अक्टूबर को पेश किया, जिसमें किसी भी अमेरिकी कंपनी द्वारा विदेशी कर्मचारियों को किए गए भुगतान पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर भारत की आईटी, पीपीओ, कंसल्टेंसी और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने कहा कि यह बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पास भी हो सकता है और नहीं भी। इसमें संशोधन भी हो सकता है या यह लंबे समय तक लंबित रह सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बिल अमेरिका में बढ़ती उस सोच को दर्शाता है जहाँ ब्लू कॉलर नौकरियां चीन ले गया, वहीं व्हाइट कॉलर नौकरियां भारत के हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह एक्ट पारित हो गया तो यह भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर बड़ा झटका होगा और भारतीय सेवा निर्यात क्षेत्र, जो पिछले 25 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी रहा है, पर गंभीर असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कुटुंबा में एक रैली के दौरान एक बयान दिया, जिसे लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना और बड़ी कंपनियां देश की केवल 10% आबादी के नियंत्रण में हैं, जो उच्च जातियों से आती हैं, जबकि बाकी 90% आबादी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों से हैं। उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ऐसा भारत चाहती है जहां इन 90% लोगों को सम्मान और बराबरी का हक मिले। उनके बयान पर भाजपा नेता सुरेश नखवा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी सेना में जाति ढूंढ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते देश का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी सेना पर टिप्पणी को लेकर विवादों में रह चुके हैं। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस टिप्पणी पर फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था।
मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दुबई स्थित कंसोर्टियम सी लिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने आरोप लगाया है कि 2018 में उसे इस प्रोजेक्ट का शीर्ष बोलीदाता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में नियम बदलकर अनुबंध अडानी समूह को दे दिया गया। धारावी करीब 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। सी लिंक का कहना है कि उसने परियोजना के लिए 4 अरब डॉलर की बैंक गारंटी तैयार की थी, लेकिन सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया और 2022 में नए मानदंडों के साथ फिर से बोली मंगाई, जिसमें वह अयोग्य घोषित कर दी गई। कंपनी का आरोप है कि ये बदलाव उसे जानबूझकर बाहर करने के लिए किए गए। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सी लिंक की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2018 से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है और परियोजना के भुगतानों को निगरानी खाते से संचालित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। बिहार के मोकामा विधानसभा चुनाव में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह ने समर्थकों से कहा कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर में पैक कर देना, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ें तो साथ ले जाकर वोट गिरवा देना। उनके इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी ने आरोप लगाया कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। मामला बढ़ने पर चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही पटना जिला प्रशासन ने वीडियो जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लल्लन सिंह हाल ही में जेल में बंद जेडीयू नेता अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। प्रशासन ने उनकी रैली में अनुमति से अधिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि लल्लन सिंह को आयोग क्या सजा देता है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में नया सियासी धमाका हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे आर.के. सिंह ने राज्य के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आर.के. सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के कई अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि यह घोटाला एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है, जिसे बढ़ी हुई कीमत पर लगाने की मंजूरी दी गई। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया है, क्योंकि आर.के. सिंह कभी खुद भी नीतीश की सरकार में मंत्री रहे हैं और अब चुनाव से ठीक पहले उनका यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता देना है। तेजस्वी की यह घोषणा नीतीश कुमार सरकार द्वारा 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने के एक दिन बाद आई है। किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त बिजली, फसलों पर बोनस और सिंचाई सुविधाओं का वादा किया। उन्होंने कहा कि धान पर एमएसपी के अलावा 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थानीय नियुक्ति और पीएसीएस प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दरभंगा में रैली करते हुए नीतीश कुमार सरकार की महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की योजना पर बयान दिया। शाह ने कहा कि हाल ही में मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक अमाउंट यानी प्रत्येक को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह अमाउंट वापस लिया जाए। शाह ने जीविका दीदियों से अपील करते हुए कहा कि लालू और तेजस्वी को भूल जाइए, उनकी 3 पीढ़ियां भी आ जाएं, तब भी वे यह पैसा आपसे वापस नहीं ले सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर उतरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी विरोध रैली का नेतृत्व किया। टीएमसी ने इस प्रक्रिया को भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की छिपी हुई धांधली बताया है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से मार्च की शुरुआत की। यह रैली करीब 3.8 किलोमीटर लंबी थी और जोरा सांको ठाकुर बाड़ी यानी रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर समाप्त हुई।
हजारों टीएमसी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और पोस्टर लिए नारे लगाते हुए शामिल हुए। ममता बनर्जी पारंपरिक सफेद साड़ी और चप्पल में चलते हुए लोगों का अभिवादन कर रही थी, जबकि अभिषेक बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे एक लेख में नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि दशकों से एक ही परिवार भारतीय राजनीति पर हावी रहा है और अब समय आ गया है कि वंशवाद की जगह योग्यता को महत्व दिया जाए। हालांकि थरूर खुद उसी व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं जिसे वे अब गलत बता रहे हैं। राजीव गांधी की सिफारिश पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र में पद मिला और कांग्रेस टिकट पर मंत्री बने। आलोचकों का कहना है कि थरूर का यह हमला सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। वहीं उन्होंने बीजेपी में मौजूद वंशवाद पर चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि थरूर पार्टी में योग्यतावादी चेहरा बनकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।